क्लास नीट के लिए स्टार्ट करना जा रहे हैं। नीट के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान दें। जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर का एकदम क्लियर है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इस बार जो नीट एग्जाम हुई है उसमें 45 क्वेश्चंस में 37 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। 37 जो मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड है और कुछ कंसेप्ट बेस्ड है। उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जब तक किसी टॉपिक का तुम्हारा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक प्रॉब्लम का सही आंसर नहीं आएगा। लगेगा तुमको क्या कि हम सही बना रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट गलत आ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो किसी भी तरह से गलत ना हो, एकदम करेक्ट आंसर आ जाए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि फंडा कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपका अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि टाइम मैनेज हो जाए। जितने टाइम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उतना टाइम में हमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहना चाहिए कि ताकि प्रॉब्लम को हम तुरंत सॉल्व कर लें। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि हम किसी प्रॉब्लम को कितना कम समय में सॉल्व करें। तो कितना कम समय में, तो एक तो तरीका होता है कि टेक्निकली उसको हम सॉल्व करें, कि मतलब देखें कि कम से कम मतलब अपने प्रिपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कितना शॉर्ट टाइम में उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमको प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव पर इतना वर्क करना है कि प्रॉब्लम देखते ही हम उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस प्रॉब्लम में, अगर लेंथी प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम को पहले हम अटेम्प्ट न करें। जो प्रॉब्लम जल्दी से तुरंत बन जाए उसको पहले हम जल्दी निकाल लें। उसके बाद जो टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, कैलकुलेटिव है, उसमें टाइम लग सकता है, उसको हम बाद में टेकल करें, ताकि मेरा ये जो इजी प्रॉब्लम है, जो जल्दी आंसर जिसका आ सकता है, वो हमारा न छूटे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ये स्कोर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होते हैं बच्चे देख करके, और प्रॉब्लम तो मेरा बनाया हुआ है, इस प्रॉब्लम को तो हम बना सकते हैं, लेकिन बनाते अगर वो लेंथी होता तो बनाते बनाते उसको समय ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है और सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बच्चे अपना स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको ये क्या है, नीट कंप्लीट करना या नीट को क्रैक करना, एक टेक्निक है। तुमको यह देखना होगा कि हमारा जो प्रोवाइडेड टाइम है, उस प्रोवाइडेड टाइम में हम प्रॉब्लम मतलब मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, है ना। इस बार फिजिक्स थोड़ा सा इजी कर दिया था कंपैरेबल टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल की अपेक्षा इसको थोड़ा सा इजी कर दिया था, लेकिन उस इजी के क्या किया कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया, तो बच्चे का टाइम ज़्यादा बायोलॉजी के क्लास में चला गया, जबकि फिजिक्स उसको बन सकता था, टाइम उसको नहीं मिल सका, है ना। जिसके कारण उसका जो स्कोर होना चाहिए फिजिक्स में, वो टाइम ही नहीं दे पाया, उधर उलझ के रह गया, जिसके कारण उसको फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत नहीं बन पाया। जबकि फिजिक्स चाहता बच्चा, तो इस बार हमको लगता है कि वो 98% तक कवर कर सकता था, है ना।
अगर बच्चे तैयारी मन से किए हैं और प्रिपरेशन उसकी मेहनत से हुई है तो मेरे समझ से 98-99% तक स्कोर करना चाहिए। 100% भी ये स्कोर कर सकता था। अगर बच्चा सही से पढ़ता तो 100% कर सकता ये स्कोर करता। लेकिन बच्चा क्या हुआ कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच अतीरा गया, क्योंकि जनरल क्राइटेरिया क्या है, जनरल क्राइटेरिया ये था कि लोग सोचता था कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होता है, उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता है, कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो पहले अटेम्प्ट लेता है वो बायोलॉजी से, बायो से स्टार्ट लेता है और उसके बाद वह केमिस्ट्री को देखता है और लास्ट में फिजिक्स समझता है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लंबा होता है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए फिजिक्स को लास्ट में पकड़ता है। जबकि फिजिक्स को इस बार का जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छी था, मतलब थोड़ा आसान था, जिसमें अच्छा स्कोर कर सकता था। हमने पहले ही बोल चुका है कि चाहता तो 100% भी स्कोर कर सकता है अगर वह ईमानदारी से मेहनत किया होता तो। नहीं तो जनरल बच्चा भी अगर थोड़ा बढ़िया से तैयारी किया है तो वो 75 के ऊपर तो जा ही सकता था, है ना। जबकि लोग की अति क्या हो जाता कि अगर हमको 30-35 क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व भी हो जाता फिजिक्स में तो हम आसानी से कंप्लीट कर जाएंगे, है ना, ये ऐसा सोच था। लेकिन ऐसा नहीं, इस बार 44-45 क्वेश्चन बना सकता था आउट ऑफ 45, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स की तैयारी लोगों के मन में भर के क्या हो गया, फिजिक्स काफ़ी हार्ड होता है। नहीं, फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स पर उतना तुम मेहनत नहीं करते हो। फिजिक्स तो एक्चुअली फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेडिकल कंप्लीट करने से वंचित रह जाता है बच्चा, इसलिए कि वह पहले ही सोच लेता है कि बहुत भारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा तरीका, तुम्हारे टीचर अच्छे मिले हैं तो तुमको इस तरह से गाइड करेंगे कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। सिर्फ जरूरी क्या है कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और किसी भी चैप्टर का जो टोटल उसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वह हमको थ्योरी में नहीं जाना है। थ्योरी तो 11th क्लास 12th क्लास में जाते हैं कि थ्योरी डिटेल्स करना है, उसका मेन कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में क्या है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और फार्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। फार्मूला तुम्हारे दिमाग में एक फार्मूला सेट होना चाहिए कि ताकि हम उसको तुरंत एप्लीकेशन कर पाए। सबसे जरूरी क्या है, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लेना या थ्योरी पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो थ्योरी का तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है तो उससे क्या कॉन्सेप्ट लेते हो। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिक्स का, तुम रट के कुछ नहीं कर सकते हो। तुमसे फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिजिक्स तो बनेगा ही। और जबकि आप जानते हैं कि 90% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10% क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होता है यानी थ्योरी बेस्ड होता है ना। इसलिए और कोई भी न्यूमेरिकल बिना थ्योरी का कॉन्सेप्ट से होगा नहीं। तो जो थ्योरी है उस थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज, जैसे हमने टॉपिक उठाया, सपोज करो कि हम यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक उठाए, डायमेंशनल एनालिसिस उठाए, तो डायमेंशनल एनालिसिस को चैप्टर में पढ़ के हम देखेंगे कि किस किस चीज का कॉन्सेप्ट का यूज प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव करने में हमें चाहिए। तो उसके लिए हमको उस चैप्टर का वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर स्ट्रेस देना है। और कंसेप्ट यदि तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू करो, एमसीक्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम सामने आते ही तुरंत, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए टाइम बर्बाद कर लेता है। तुम देख लो कि नियर अबाउट कहाँ पहुँच रहा है, इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट वही आएगा। इसलिए और तुम उस प्रॉब्लम से गुजर चुके हो, तुमको पता है कि ऐसा होना चाहिए, तो यदि पता है कि हम कन्फर्म है कि यही आएगा आंसर, तो उसको देख करके ही तुरंत टिक कर देना चाहिए। हाँ, ये सब इसको कंप्लीट करने के लिए, नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए या जेईई मेंस का लेवल, जेईई मेंस का
और नीट का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बराबर होता है, सेम होता है। डिफरेंस है उसके एडवांस लेवल में। जेई एडवांस क्वेश्चन है वह नीट के क्वेश्चन से बहुत ऊपर लेवल का होता है, इसलिए एडवांस वाला क्वेश्चन मेंस के लिए तो इक्विवेलेंट है। मेंस और नीट का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल है वो लगभग एक सेम है। तो अगर हम इसको इस बात को लेकर के चले कि जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन, अभी जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन के लेवल को बराबर लेकर के चलें तो मेंस को निकालने में, जेई मेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारा नीट का अति जो है, नीट पर क्या है कि हमें ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि हमको प्रीवियस 15 ईयर्स का क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, कैसे वह चेंज हो रहा है, इस साल से उस साल, उस साल से उस साल, कैसे चेंज हो रहा है, उस पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए ताकि उस पैटर्न के मुताबिक मेरा प्रिपरेशन हो पाए और उस प्रिपरेशन के आधार पर हम लोग यदि इस पर वर्क करेंगे सही से तो नीट एग्जाम निकालना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम डॉक्टर बन सकते हो, एकदम आसानी से बन सकते हो। सिर्फ जरूरत क्या है, तुम्हारी मेहनत की जरूरत है। तुम मेहनत करो और मेहनत करते हुए तुम अपने जो है ये रखो कि हमारा लक्ष्य ये है। 11 12 पास करना लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारा टारगेट नहीं है, वो नहीं कर सकते हो। उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, पास फेल का रिजल्ट होगा, इतना नंबर आया, उतने नंबर आया, उससे कुछ नहीं। तुम compete करोगे, डॉक्टर्स बनोगे, उसके लिए क्या जरूरी है इस बात पर ध्यान दो, है ना। और अगर बच्चे शुरू से इस बात पर ध्यान देते हैं, अगर बच्चे शुरू से इसकी तैयारी करते हैं तो ये हम गारंटी कर सकते हैं कि वह बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है डॉक्टर बनना। हाँ, ये जैसे मान लो कि जेई एडवांस का निकालना है, आईआईटी इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत है। ब्रेन की भी ज़रूरत है, ब्रेन की भी ज़रूरत है, और ये लेबोरियस भी होना जरूरी है। दोनों चीज़ जब होगा तब तुमको जेई एडवांस निकलेगा, है ना। जेई मेंस को निकाल सकता है आसानी से, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस को बहुत बच्चा निकाल सकता है, लेकिन एडवांस सभी नहीं निकाल सकता। उसके पास ब्रेन भी होना चाहिए और उसके बाद वो उसको मेहनत भी करना चाहिए। जब तक वो अब लेबोरियस नहीं होगा, जब तक वह मैंने लेबोरियस नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देगा और उसके पास दिमाग नहीं होगा, तो वह जेई एडवांस नहीं निकाल सकता है। लेकिन नीट निकालना और मेंस निकालना तो बहुत आसान बात है। सिर्फ मेहनत तुम्हारी मेहनत की ज़रूरत है, और जो चीज़ पढ़ें उसका हम कॉन्सेप्ट सही से लें, तो ये डॉक्टर्स बनना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई उस पर्पस से होना चाहिए। अब ये है कि हमने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, किस पर प्रॉब्लम बनने वाला है, इस सब बात पर ध्यान देना पड़ता है ये नीट क्रैक करने के लिए। तो ये जो है सो मेरी बात पर अगर तुम ध्यान देते हो, निश्चित रूप से तुम कल के डेट में डॉक्टर हो। उसके लिए कोई ये बात नहीं है कि तुम कम्पीट नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ जरूरी है। अब हम लोग इतनी बात बताया कि फर्स्ट चैप्टर उठाओ और उस फर्स्ट चैप्टर को उठा के तुम यह देखो तुम्हारा सिलेबस क्या कर रहा, तुम्हारा जो है सो इसके पहले जो 15 ईयर्स में क्वेश्चन है ना, बैक 15 ईयर्स में क्वेश्चन जो आया है ना, कम से कम 10 साल का क्वेश्चन जरूर देखो। उसमें देखो कि उसका लेवल कैसे कैसे चेंज हो रहा है ना, क्या क्या क्वेश्चन उससे आ रहा है, किस टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, उस पर एक एक चीज़ पर अच्छा से प्रैक्टिस करो। तुमको क्वेश्चन बन जाएगा, तुम डॉक्टर्स बन सकते हो। और फिजिक्स इज द मेजर पार्ट टू compete और टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। फिजिक्स इज द मेजर पार्ट। क्यों कि जनरल बच्चे डर जाते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, बनेगा ही नहीं, लास्ट में अटेम्प्ट लेता है। लेकिन हाँ, समय ये बात तो ध्यान रखना है कि कंपीट करने के लिए हमको यह देखना होगा कि किस में कम टाइम लगेगा, उसको पहले स्कोर कर लेना। तो जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे, हालांकि इस बार थोड़ा उल्टा हो गया है, लेंदी क्वेश्चन बायो का दे दिया था, है ना, लेकिन
कंसेप्ट यही है कि पहले बायो से स्टार्ट करो। बायो का स्टार्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, वो आसानी से बन जाता है। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट सही है तो उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये बात होती है ना। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कंपैरेटिवली फिजिक्स से तो कम समय लेता ही है, वो भी तुमको बन जाएगा, है ना, अगर कॉन्सेप्ट सही है। मेन है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। अगर फिजिक्स को तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कंप्लीट करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये सब कुछ जरूरी बात है। और हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करें, अगर बच्चा यह सोच ले स्टार्टिंग से कि हमें कंप्लीट करना है, तो उसको स्टार्टिंग से ही तैयारी उस तरह से होना चाहिए। कोई बच्चे ये सोच रहे हैं, क्या होता है कि आजकल कोटा वोटा में भी जो लोग जाता है तो 9th से फिर अभी जो है सो तैयारी शुरू कर देता है, 9th से शुरू कर देता है, इधर 9th का पढ़ता है, उधर 11th शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि उसका 9th में है ही कितना, 9th में बहुत मेहनत कहाँ। अगर 9th से बच्चा ये सोच ले कि हमको स्टार्ट मैंने कंप्लीट करना है, उसके दिमाग में ये सेट कर जाए, तो उसी दिन से वो तैयारी अपनी शुरू कर देगा। और तैयारी शुरू कर दिया तो समझ लो कि उस बच्चा का निश्चित है कि वो कंप्लीट करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं जा करके कुछ जादू होता है, ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता ही है। हाँ, तब यह है कि तुम्हारे दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए कि हमको कब से तैयारी करना है। मतलब बच्चा क्या हो, पहले 11th करेंगे, तब 12th करेंगे, तब तैयारी करेंगे, है ना। उससे क्या होता है कि टाइम भी उसको ज़्यादा लग जाता है और उसकी प्रैक्टिस भी उस तरह की नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम जो है सो तुमको लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट का, और लाइव क्लास जो नीट का स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मेरा ये पूरा ध्यान है कि अगर हमने जो टॉपिक पढ़ा दिया, अगर मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से ज़्यादा तुमको कोटा तक पढ़ा दिया, दिल्ली तक पढ़ा दिया, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। हम उस लेवल तक तुमको पढ़ाएंगे कि जो कि कंप्लीट कराएंगे, एकदम कंप्लीट कराएंगे, उसमें कहीं रुकावट नहीं होगी। लेकिन हम जो गाइड करेंगे जिस रास्ते पर, उस रास्ते से तुम्हें चलना है ना। दूसरी बात, बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, जैसे फिजिक्स का बहुत सारे प्रॉब्लम क्या है कि कोई क्वेश्चन तुम किसी मेथड से बनाओगे तो तुमको मान लो उसमें 15 मिनट समय लगता है, और उसमें अगर टेक्निक हम इन्वॉल्व कर देते हैं तो वही क्वेश्चन 2 मिनट में 1 मिनट में बन जाएगा, है ना। तो ये जहाँ जहाँ वो टेक्निक काम करेगा, हाँ, ये जरूरी नहीं है सब प्रॉब्लम में टेक्निक काम करेगा ही, नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं। हाँ, वो उसके लिए क्या है कि कोई प्रॉब्लम मान लो कम समय में अगर टेक्निक से बन गया, तो दूसरा प्रॉब्लम अगर ज़्यादा समय भी लगेगा तो वो टाइम मैनेज हो जाएगा। एक में कम समय लग गया, दूसरे में ज़्यादा, तो टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज हो जाएगा, तुम स्कोर कर लोगे बढ़िया, स्कोर बढ़िया कर लोगे, तुम कंप्लीट करोगे, है ना। तो ये बात सब हमको बताना था, और यही बात सब बता करके अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। फिजिकल वर्ल्ड जो है, वो फिजिकल वर्ल्ड तो कुछ है नहीं, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट्स है, वो तो हिस्ट्री है। तुम्हें फिजिक्स में हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पढ़ना क्या है, जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़े, जिसके तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बढ़े, उस सब चीज़ पर ध्यान देना है। मतलब क्या कि हमें इंटरमीडिएट 11th 12th तो पास नहीं करने जा रहे हैं, हम मैंने नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे हम पढ़ें, वो जरूरी है। तो उसमें मेन स्टार्ट होता है कहाँ से, मेजरमेंट से, और मेजरमेंट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसका मेजरमेंट होता है। अब लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट, यानी ये यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, क्या आज हम स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें, बोलो। अब टॉपिक स्टार्ट करना है, ये सब बात हम बता चुके हैं, ऐसे तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स।
ये फिजिकल वर्ल्ड तो हम तुमको पहले ही बता दिए कि इसमें क्या पढ़ना है कि न्यूटन कौन थे, आइंस्टीन कौन थे, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसके हिस्ट्री है। तो ये हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो आइए मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, पहले मेजरमेंट में जो पढ़ना है, ये जो मेजरमेंट है उसमें हमें पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने कोई मीटर स्केल लिया, ये मान लो एक मीटर स्केल है, ये है एक मीटर स्केल। तो मीटर स्केल पर क्या होता है कि ये मार्क्स बने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 ऐसे बना रहा था मीटर स्केल पर। तो इस तरह से जो ये बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ चिन्ह, तो इसमें सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? इससे मीटर स्केल से क्या करते हैं हम लोग, लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर स्केल से लेंथ को मेजर करते हैं। तो लेंथ को मेजर करते हैं, तो इस लेंथ, ये जो लेंथ मेजर करेगा, इस मीटर स्केल का सबसे छोटा पार्ट कौन है? फ्रॉम 0 to 1 सेंटीमीटर, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है ना, the smallest part of measurement of a physical quantity is called as unit। तो यूनिट क्या हुआ? व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट, हमको सिर्फ यूनिट का कॉन्सेप्ट चाहिए, ये नहीं कि हमको बहुत कुछ इसका चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यूनिट क्वेश्चन कहाँ से बनता है तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। व्हाट इज, तो आपने क्या देखा, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, यूनिट का मतलब ही होता है 1। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट, है ना, इज कॉल्ड एज यूनिट। द स्मॉलेस्ट पार्ट मेजरमेंट का, जो तुम मेजरमेंट करते हो, किसी चीज को मेजर करते हो, जैसे सपोज करो कि तुम इस रूम का लेंथ मेजर करते हो, मान लो इस रूम का लेंथ 40 फीट है, तो इस 40 फीट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1/4, 1 फीट नहीं, 1/4 फीट चला जाएगा, फिर फुलर फॉर्मेट, 44 फीट का सबसे छोटा पार्ट 1/4। तो ये जो 1 फुट है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है लेंथ मेजरमेंट का, इसलिए the smallest part of measurement, unit क्या हुआ? तो the smallest part of measurement of a physical quantity is called as unit। जैसे सपोज करो कि किसी, जैसे मान लो कि लेंथ है, तो कोई है 50 सेंटीमीटर, कोई लेंथ है 100 मीटर, कोई लेंथ है 40 फीट, कोई लेंथ है 50 फीट। ये इस 50 सेंटीमीटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ये 100 मीटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 मीटर। 40 फीट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 फुट। ये क्या है? ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहीं से यूनिट का डेफिनेशन आ जाता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। इसको यूनिट कहते हैं। यूनिट को तुम यह भी कर सकते हो इस तरह से, ए स्टैंडर्ड यूज, जैसे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, देखो यूनिट या डायमेंशन किसका होता है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है। यूनिट या डायमेंशन किसी और चीज का नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो हमें यह भी जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो भी जानना पड़ेगा। यूनिट या डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा, किसी दूसरे क्वांटिटी का नहीं होगा। तो ये क्या है? ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर। दूसरा डेफिनेशन इसका हो, पहला हमने क्या किया? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। फर्स्ट
या इसी को दूसरे तरह से हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए स्टैंडर्ड यूज या the standard used to measure any physical quantity. Standard used to measure any physical quantity is called as unit. ध्यान देना, यूनिट किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड यूज, जिस स्टैंडर्ड का यूज होगा टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो इस कमरे की लंबाई तुम्हें नापना है, मेजर करना है। इस कमरे का लेंथ है 40 फीट, तो 40 फीट को मेजर करने के लिए किससे मेजर करोगे? इसको मेजर करने के लिए तुम क्या करोगे? ये एक मीटर ले लो, 40 फीट है तो एक फीता होता है, फीता जिससे हम लोग जमीन नापते हैं, तो उसका जो फीता है उसका एक फीट को, उसमें 100 फीट का फीता है, तो 100 फीट है तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? 1 फुट। तो 1 फुट को स्टैंडर्ड मानते हैं और 1 फुट से लेकर वो कितना तक गया उतना फुट को उस पर देखते हैं। जैसे मान लो किसी कपड़े की दुकान में गए और उस दुकानदार को हम बोले कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उस दुकानदार के पास 1 मीटर का एक रॉड होता है और उस 1 मीटर के रॉड को वह स्टैंडर्ड मानता है। ये 1 मीटर रॉड है, उसको वह स्टैंडर्ड मानता है और इसको स्टैंडर्ड मान करके जब उसको 5 बार नापता है तो कहता है कि 5 मीटर कपड़ा हुआ। इसका मतलब है कि कपड़े की लंबाई को मेजर करने के लिए 1 मीटर के रॉड को स्टैंडर्ड माने, 1 मीटर के रॉड को हम लोग स्टैंडर्ड माने। यह जो 1 मीटर का रॉड स्टैंडर्ड है उसी को यूनिट कहते हैं। ए स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। तो हमने लिखा ए स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। ये आप किसी किराना दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार को कहते हो कि हमें 3 केजी चीनी चाहिए, तो उस दुकानदार के पास 1 केजी का एक बाट होता है, 1 केजी का बाट होता है। उस 1 केजी के वाट से जब वह 3 बार नापता है तो कहता है 3 केजी चीनी हुआ। तो 3 केजी चीनी को मेजर करने के लिए, 3 केजी चीनी को मेजर करने के लिए 1 केजी के बाट को स्टैंडर्ड मानता है और उसको स्टैंडर्ड मान करके जब 3 बार नापता है तो कहता है कि 3 केजी चीनी हुआ। इसका मतलब है जैसे तुम घड़ी में टाइम देखते हो, तुम कहते हो कि यहाँ से रोड तक जाने में 10 सेकंड टाइम लगता है, तो घड़ी में समय देखते हो तो उसमें 1 सेकंड का चिन्ह होता है, सेकंड का मार्क होता है, तो सेकंड की सुई होती है और सेकंड की सुई जब इस पर घूमता है ये क्लॉकवाइज, तो एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक जाता है तो क्या कहते हो 1 सेकंड, फिर दूसरे से तीसरे जाओगे है ना 2 सेकंड, तीसरे से चौथे जाओगे 3 सेकंड, मतलब एक चिन्ह खिसकेगा तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो वह एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक की दूरी को स्टैंडर्ड मानता है और उसको 1 सेकंड बोलता है। तो टाइम को मेजर करने के लिए एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक की दूरी को स्टैंडर्ड मानते हैं और वह जितना मार्ग घूमेगा उतना सेकंड होगा। यानी कहने का मतलब एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक की दूरी को स्टैंडर्ड मानते हैं घड़ी में समय को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो दूसरा एक तो हो गया द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। दूसरा क्या हुआ, द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। ये यूनिट हुआ। अब एक यूनिट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक चीज और है कि मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लो तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो,
तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? यूनिट और डायमेंशन होता किसका है? तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी अभी जान लो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ध्यान देना, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जिसका तुम मेजरमेंट कर सकते हो, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको तुम मेजरमेंट कर सकते हो, सारे मेजरेबल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो द क्वांटिटीज which can be measured, the quantities which can be measured, है ना, are called physical quantities। यानी all measurable quantities are called physical quantities। जितने भी measurable quantities हैं उन्हें physical quantities कहते हैं। इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं। दूसरे तरह से क्या डिफाइन करते हैं? The quantity in terms of which the laws of physics, जैसे मान लो न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, वहाँ क्या करते हैं? फोर्स को मेजर करते हैं, फोर्स का मेजरमेंट होता है F इक्वल टू ma। तो न्यूटन का सेकंड लॉ तुम 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, F इक्वल टू ma। उसमें क्या होता है? फोर्स का मेजरमेंट होता है। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो तो लॉ है, उससे करते क्या हो? फोर्स को मेजर करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि द क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म में द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, जिसके टर्म में है फिजिक्स के नियम को, फिजिक्स के नियमों को, लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, वर्णन करते हैं। द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन सिंपल में क्या कहेंगे हम लोग? All measurable quantities are called the physical quantities। तो physical quantities क्या हुआ? All measurable quantities, all measurable quantities are called the physical quantities, the physical quantities। All measurable quantities are called the physical quantities। ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गया। अगर इसको थोड़ा बड़ा में लिखोगे तो वही हुआ, the quantities in terms of which laws of physics are described, whose measurement is essential, जिसका मेजरमेंट जरूरी है। क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका मेजरमेंट एकदम जरूरी है, तब तुम बता सकते हो कि, जैसे मान लो कि मेजरमेंट हो गया 50, ये मान लो फोर्स का है F इक्वल टू 90 न्यूटन, तो ये 90 न्यूटन का मेजरमेंट जरूरी है। इसलिए और इसके टर्म में हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स कहाँ से आता है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू ma से। इसीलिए क्या कहते हैं? दूसरा डिफिनेशन तुम यह दे सकते हो कि ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड द मेजरमेंट ऑफ विच इज नेसेसरी और एसेंशियल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा सिंपल में डिफिनेशन हमने क्या दिया? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जैसे तुम्हारा मास, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, मास m से लिखते हैं, लेंथ जिसका मेजरमेंट हो सकता है, टाइम जिसका मेजरमेंट हो सकता है,
एरिया मेजरमेंट हो सकता है, एरिया। वॉल्यूम जिसका मेजरमेंट हो सकता है, वॉल्यूम भी, है ना। डेंसिटी इसका भी मेजरमेंट हो सकता है, डेंसिटी। डिस्टेंस मेजरमेंट हो सकता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम लोग एस से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है। तो डिस्टेंस एस, है ना। इसके बाद जैसे मान लो स्पीड, इसका भी मेजरमेंट हो सकता है, वेलोसिटी मेजरमेंट हो सकता है। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है, मोमेंटम को भी वेक्टर से लिखते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका भी मेजरमेंट हो सकता है। एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मोमेंटम पी वेक्टर, मोमेंटम पी वेक्टर। स्पीड स्मॉल v, वेलोसिटी v वेक्टर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a वेक्टर, a वेक्टर है। फोर्स f वेक्टर। वर्क w। एनर्जी, एनर्जी e। पावर, पावर p। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है ना, बहुत सारे। तो ये सारे क्वांटिटीज क्या है, मेजरेबल है, जिसका तुम मेजरमेंट कर सकते हो। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, और ये सब फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल सब है, उदाहरण से एग्जाम्पल। मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो थोड़ा बहुत चीज हम सिर्फ प्राइमरी चीज पढ़े हैं, आज कुछ नहीं पढ़े हैं, प्राइमरी चीज शुरू किए हैं, लेकिन इसमें हमको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट पर जिस पर कि ज़्यादा से ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारा कॉम्पिटिटिव अथी का, नीट एग्जामिनेशन का, जे मेंस एग्जामिनेशन का सारे क्वेश्चन बन सके, खास करके ये स्पेशली फॉर नीट एग्जामिनेशन। उसके लिए सारे क्वेश्चन को हमको डिस्कस कर लेना है और क्वेश्चन पर ये करना है कि कौन क्वेश्चन कितना जल्दी बन सकता है। उसको हिसाब से यदि तुम शुरू से ये प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे और निश्चित रूप से यू कैन अचीव योर गोल। आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या छोड़ दिया जाए?